मूवी की शुरुआत कुछ बैकग्राउंड जानकारी से होती है कि कुछ साल पहले नासा को एलियंस के एग्जिस्टेंस का पता चला, पर जिसका सैंपल्स धरती लाते लाते स्पेस प्रोब मेक्सिको के रीजन में क्रैश हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे अब न्यू लाइफ फॉर्म्स नजर आने लगे और देखते ही देखते हाफ ऑफ द मेक्सिको इन्फेक्टेड जोन में बदल गया, जिससे आज भी यूएस और मेक्सिको की मिलिट्री द क्रीचर नाम के जानवर से लड़ रहे हैं। और फिर मूवी का सीन ब्लैकआउट होकर हमें कुछ सोल्जर्स की वार्निंग सुनाई पड़ती है और अब हमें नाइट विजन में यूएस आर्मी पेट्रोल सोल्जर्स कुछ गुनगुनाते हुए टाउन के चक्कर काट ही रही होती है कि एक जोरदार विस्फोट होता है और देखते ही देखते चारों तरफ गोलियां बरसने लगती है। कुछ सिविलियंस जख्मी मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगते हैं और अब फाइनली हमें इन सब के पीछे का कारण आसमान से आया वही विशाल टेंटैकल क्रीचर नजर आता है जिसने उन्हें घेर लिया होता है। सोल्जर्स पूरी कोशिश करते हैं भयानक क्रीचर को मार गिराने की, पर उनके वेपन्स काफी नहीं होते, इसलिए अंत में एयर टू ग्राउंड मिसाइल से उसे ढेर करके मूवी अगले दिन की तरफ मुड़ जाती है, जहां एक अननोन इंसान एकदम परेशान किसी के खोज में उसे डर होता है कि कहीं उसकी जान एलियन के साथ मुठभेड़ में नहीं चली गई हो। इंजर्ड का नियरेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती होने का पता चलने पर वो तुरंत उसी तरफ निकल पड़ता है और अब ऑडियंस को दिखाई देने लगता है कि एलियन लाइफ फोर्स के इन्फेक्शन के बाद आखिर क्या हालत हो गई है मेक्सिको की। चारों तरफ मिलिट्री, एलियन का अटैक जैसे उनके लिए अब एक आम बात हो गई होती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर जब वो पूछताछ करता है तब हमें पता चलता है कि एंड्रयू एक पैशनेट यूएस फोटो जर्नलिस्ट, वो कब से इस मौके की तलाश में था कि वो अपने कैमरा से एलियंस अटैक के बजाय ये दिखा सके कि कैसे एलियन अटैक्स के कारण लाखों मेक्सिकन्स को रोज कितने कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। पर अपने बॉस के ऑर्डर पर ना चाहते हुए भी उसे उसके बेटी सैमंथा को जल्द से जल्द सही सलामत घर के लिए एस्कॉर्ट करना होगा, जो घूमने के इरादे से मेक्सिको आई हुई थी। पर इसके कारण वो अपने बच्चे का भी बर्थडे मिस कर जाएगा, जो ऑलरेडी उससे कई कारणों से नाराज है। पर सिंस उसके पास और कोई चारा भी नहीं है, वो लकीली हॉस्पिटल में सैमंथा को ढूंढ निकालता है और अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ट्रेन के लिए रवाना हो जाता है। स्टेशन पहुंचने पर ऑडियंस को और इन्फो मिलता है कि मेक्सिको का पूरा बॉर्डर इन्फेक्टेड हो जाने के कारण अब वहाँ प्लेन्स तक को उड़ना अलाउड नहीं है, इसलिए अब यूएस पहुँचने का एक ही तरीका है और वो है फेरी से, जिसे ऑनबोर्ड करने के लिए उन्हें 100 किलोमीटर से भी दूर ट्रेन से कोस्ट पहुँचना होगा, जिसे वो समय रहते पकड़ भी लेते हैं। पर उनका बैड लक कि उनका सफर शुरू ही हुआ होता है कि एलियन अटैक्स और बॉम्बिंग्स के कारण ट्रेन को रिटर्न मुड़ना पड़ता है और एंड्रयू उसका बोझ ज्यादा देर तक कैरी नहीं कर सकता, इसलिए अंधेरा होने के बावजूद वो वहीं उसके साथ उतर जाता है। और बाद में लोकल से उन्हें पता चलता है कि अगर वो 2 दिन के अंदर देश नहीं छोड़े तो अगले 6 महीने तक कोई विंडो नहीं है यूएस लौटने का, क्योंकि ये पूरा इलाका 2 दिन के अंदर क्वारंटीन हो जाने वाला है। वहीं टीवी न्यूज से ऑडियंस को और भी जानकारी मिलती है कि ये एलियन अटैक्स हर साल होता है और इनकी तादाद बढ़ते चली जा रही है। साइंटिस्ट के अनुसार ये हर साल ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करते हैं। वहीं लोकल्स दिल के अच्छे उन्हें रात बिताने की जगह और उनके अगले सुबह निकलने से पहले खाने पीने का बंदोबस्त भी करते हैं। पर अब लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन के कारण वो कैसे तो खुद को घसीटते हुए बस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और एंड्रयू अपने सफर के दौरान लोकल्स की कंडीशन को अपने कैमरा में उतारना नहीं भूलता, जिसे देख सैमंथा उससे एक रूड सवाल करती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे लोग बुरा होने का इंतजार करते हैं जिससे तुम्हें प्रॉफिट हो सके। एंड्रयू पहले तो सवाल को टालने का सोचता है, पर बाद में उसे पोलाइटली कि उसे एक हंसते बच्चे की पिक्चर लेने पर चिल्लर तक नहीं मिलता। वहीं एक बच्चे की क्रीचर से अटैक के पिक्चर के लिए उसका बॉस यानी कि उसका ही डैड उसे पैसों से मालामाल कर देते हैं। यही क्रूएलिटी है लाइफ का। वो इन्हें कॉज नहीं करता पर उन्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट करता है। एंड्रयू के बातों में डीप मीनिंग होती है और उसका लोकल्स के दर्द को महसूस करना सैमंथा को कहीं ना कहीं वो पसंद आने लगता है। और अब सैमंथा के बैकग्राउंड के बारे में भी थोड़ा रिवील होने लगता है कि वो खुद भी अपने डैड के साथ रिलेशन और अपने एंगेजमेंट से खुश नहीं है, इसीलिए शादी अवॉइड करने के इरादे से वो वेकेशन के लिए भाग पड़ी, पर अब उसे रिटर्न लौटना पड़ रहा है। काफी लंबे सफर के बाद वो फाइनली कोस्ट लाइन पहुंच जाते हैं और सैमंथा के लिए अगली सुबह की फेरी बुक करने के बाद दोनों देर रात तक लोकल अट्रैक्शन काफी एंजॉय करते हैं। ये पल दोनों के लिए भी काफी यादगार साबित होता है और दोनों को भी एक दूसरे के लिए धीरे धीरे अट्रैक्शन बनने लगता है, पर दोनों भी एक दूसरे से श्योर नहीं होते। वहीं उन्हें सबसे बड़ा झटका तो कल लगता है जब फेरी ऑनबोर्ड करते वक्त एंड्रयू को पता चलता है कि उसके कारण दोनों का पासपोर्ट कहीं गुम हो गया, यानी कि अगर उन्होंने कोई और प्रबंध नहीं किया जाने का घर तो वो अगले 6 महीने तक यहीं फंस जाएंगे। अब सैमंथा के पास बस एकमात्र चारा है घर पहुंचने का और वो है इलीगली सबसे खतरनाक इन्फेक्टेड जोन के रास्ते से जाने का, जिसके लिए काफी पैसे भी लगेंगे और जो उनके पास होता भी नहीं है। इसीलिए अंत में सैमंथा अपना एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव एंगेजमेंट रिंग बेच देती है। पर सिंस ये सब एंड्रयू के कारण हुआ, वो खुद भी इस खतरे के रास्ते उसके साथ चलने का तय करता है। अब धीरे धीरे अपने पूरे जर्नी के दौरान उन्हें एक बैलेंस अनुभव होता है कि किस तरह की लड़ाई इंसान को लड़नी पड़ी क्रीचर से सर्वाइव करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ धरती माँ ने कैसे एक बंजर लैंड को स्वर्ग में बदल दिया जब इंसान मौजूद नहीं थे धरती को नष्ट करने के लिए। पर तभी बिना वार्निंग के उनका बोट चलते चलते ठप पड़ जाता है और अब रात भी होने लगती है। इतना कम नहीं कि कुछ तो पानी में विशाल लर्क कर रहा होता है। बाद में उन्हें दिखाई देता है कि वो कोई क्रैश जेट था जिसे कोई क्रीचर पानी के नीचे से ड्रैग कर रहा था और कुछ देर बाद वही क्रीचर उसे एक ही झटके में निगल लेता है। सभी एकदम घबराए, वो कैसे तो इंजन को फिक्स करके तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं और अगली सुबह अपने सबसे अंतिम पड़ाव सबसे डेडलीस्ट जोन में एंटर करते हैं, जहाँ क्रीचर्स खास करके रात के समय में निकलते हैं। रात का समय होने पर उन्हें पहली बार इस रीजन का इन्फेक्टेड जोन होने का कारण का पता चलता है कि ये पूरा जंगल क्रीचर्स के अंडों से इन्फेक्टेड है। एक बार ये अंडे हैच करने पर वो पानी में चले जाते हैं, पर गाइड्स के अनुभव के अनुसार वो तब तक अटैक नहीं करते जब तक उन्हें कोई डिस्टर्ब या चोट ना पहुंचाए। मोस्टली यूएस के बॉम्बिंग्स और केमिकल वेपन अटैक के कारण वो डर जाते हैं और तब उनके सामने जो भी नजर आता है वो उन्हें छोड़ते नहीं है। अब इतनी डरावनी कहानी सुनने के बाद दोनों भी एक दूसरे का मन बहलाने की कोशिश करते हैं, जिससे अब उन दोनों में और भी नजदीकियां बढ़ने लगती है और सून दोनों को अलग होने का गम सताने लगता है। पर उनका जर्नी तो अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है, क्योंकि देर रात यूएस के जेट्स कई सारे बॉम्ब्स इन्फेक्टेड जोन में गिराने लगते हैं। अब इससे पहले कि क्रीचर्स डर के मारे उन्हें शिकार बनाए, सभी गाड़ी लेकर तुरंत भाग निकलते हैं। पर कुछ दूरी पहुंचने पर ही क्रीचर उन्हें घेर लेता है और देखते ही देखते वो उनके सामने एक गाड़ी को खिलौने की तरह उछाल कर फेंक देता है। अब सभी गाइड्स डर के मारे गाड़ी छोड़कर भाग पड़ते हैं, पर दोनों डर के मारे वहीं रहने का तय करते हैं। और तभी उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल उनका नजदीक से क्रीचर से आमना सामना होता है। पर लकीली क्रीचर उन्हें खतरा ना समझकर चला जाता है और जब उनकी आंखें अगली सुबह खुलती है, उन्हें क्रीचर का ढाया कहर नजर आता है। एंड्रयू उन्हें अपने कैमरे में उतारना नहीं भूलता ताकि वो सच्चाई को दुनिया के सामने दिखा सके और उन्हें श्रद्धांजलि भी देना नहीं भूलता। अब सिर्फ वो दोनों बचे, उनके पास और कोई चारा भी नहीं है आगे बढ़ने के अलावा, इसलिए दोनों भी एक और रात होने से पहले ही निकल लेते हैं। और इस दौरान उन्हें जंगल के बीच एक खूबसूरत ओल्ड पिरामिड भी नजर आता है, जिसके चोटी से उनकी नजर इंसान के अस्तित्व में बना सबसे बड़ा स्ट्रक्चर भी नजर आता है, एक ग्रेट वॉल बिल्ड बाय यूएस, ताकि वो एलियन उनके देश में हमला ना करे। और उसे देखकर साफ समझ आता है कि उन्होंने अपने पड़ोसी को जेल की परिस्थिति में डालकर मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं उस वॉल को देखकर उन्हें ये भी रियलाइज होता है कि उनकी मंजिल कितनी करीब है और अगले सुबह तक दोनों भी अलग अलग होकर अपने रास्ते चल पड़ेंगे, जो याद करके दोनों को दुख होता है। और अपने गम को छिपाने के लिए दोनों भी एक यादगार हंसी का पल शेयर करते हैं। फाइनली बॉर्डर करने के बाद उन्हें एक बड़ा झटका लगता है जब उन्हें पता चलता है कि उनका बॉर्डर भी सेफ ना रहा, क्योंकि क्रीचर्स उनके इलाके में भी घुस आए। दूर दूर तक किसी की नजर ना आने पर वो मदद की तलाश में चलते चले जाते हैं और आखिरकार एक गैस स्टेशन पर वर्किंग फोन लाइन मिलने पर वो तुरंत मदद के लिए 911 कॉल करते हैं और उन्हें सून आर्मी कॉन्वॉय से रेस्क्यू करने का आश्वासन दिया जाता है। अब दोनों भी अपने क्लोज वंस को कॉल करने के बाद उन्हें एक दूसरे को अलविदा कहने की हिम्मत नहीं होती और फिर तभी एक क्रीचर गैस स्टेशन पर हमला करता है, बट मिराकुलसली वो उन्हें हार्म नहीं करता, वो बस टहलते हुए शायद यहाँ पहुँच गया। सबसे अद्भुत दृश्य की एक और क्रीचर प्रकट हो जाता है और दोनों को देख ऐसा नजर आता है जैसे दोनों का मिलन हो रहा हो, पर फिर दोनों भी क्रीचर्स अलग हो जाते हैं और ये देख उन दोनों की आंखें भर आती है, क्योंकि उन्हें अपने अलग होने का भी गम होने लगता है। पर फाइनली दोनों भी अपने अपने लाइफ ना लौटने का एक दूसरे से इच्छा एक्सप्रेस करते हैं, पर तब तक देर हो चुकी होती है और आर्मी उन्हें ले जाती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। वेल आखिर ये कैसा एंडिंग था और वहीं आगे क्या होता है उन क्रीचर्स का? वेल मूवी की शुरुआत में दिखाया वो अटैक ही इसके बाद का घटना था, जिसका सबसे बड़ा क्लू था वो गैस स्टेशन, सोल्जर्स का वो वार्निंग, उनका गुनगुनाना, अटैक के दौरान इंफ्रारेड विजन में वो एंड्रयू ही था और आखिरी में हम एंड्रयू को घायल समांता को ले जाते साफ देख सकते हैं। यानी कि इस घटना के बाद जो भी घटना हुई थी वो सब उसके पहले की थी।
अब मूवी बताना क्या चाहता था, यही कि इंसान अपने मतलब के लिए कैसे किसी और की जान की परवाह नहीं करता, फिर चाहे वो गलती उनके ही कारण क्यों ना हुई हो। वो एलियंस जिन्हें उनके घर से अलग करने वाले इंसान ही जिम्मेदार थे, वो ही उन्हें खत्म करने के पीछे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसान जिस भी चीज को नहीं समझ सकता वो उन्हें खतरा अज्यूम करके डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और आखिरी की इंसान की तरह जानवरों में भी सेम फीलिंग्स होती है। और आज के वीडियो में इतना ही।